रक्त रंजित हाथ हवा में लहराकर राजा मुस्कुराता है और कहता है, हम कानून का राज देंगे। भूखों का निवाला छीनकर राजा मुस्कुराता है और कहता है, हम ही भुखमरी ख़त्म करेंगे। जनता के पैसों से महल बनाकर राजा मुस्कुराता है और कहता है, हम सबको झोपड़ी देंगे। पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप कर राजा मुस्कुराता है और कहता है, सब कुछ जनता का है। खेतों को रौंद कर राजा मुस्कुराता है और कहता है, किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब तो राजा मुर्दों के बीच जाकर मुस्कुराता है और कहता है, हम सबको सांसें देंगे। जनता खुश है, बेरोजगार और भूखे भी जश्न मना रहे हैं। राजा मुस्कुराता है और कहता है, तुम सब मारे जाओगे। सुनो तालियों की आवाज़, जनता खुश है, तालियां बजा रही है। राजा मुस्कुराता है और कहता है, जीत हमारी है। यह कविता महेंद्र पांडे जी की है, जो मुझे आज इसलिए याद हो आई क्योंकि जब राजा ये कहता है कि वह सब कुछ पूंजीपतियों को सौंप देगा, तो ऐसी एक पूंजीपति के बारे में, एक बड़े समूह के बारे में कल बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए रिलायंस समूह के गुजरात स्थित वंतारा प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट वन्य जीव प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट कहा जाता है या क्लेम किया जाता है, इस प्रोजेक्ट की जांच एक विशेष समूह, विशेष जांच दल एसआईटी से कराने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंतारा द्वारा वन्य जीवों विशेषकर हाथियों के अधिग्रहण को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं और ये जांच केवल तथ्यों की पुष्टि के लिए की जाएगी, फैक्ट फाइंडिंग के लिए की जाएगी, ताकि यह तय हो सके कि वास्तव में किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। इस जांच दल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चलमेश्वर करेंगे, जो उन 5 न्यायाधीशों में शामिल रहे जिन्होंने 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह चेतावनी दी थी कि लोकतंत्र खतरे में है। जांच दल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान साहब शामिल हैं, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर हेमंत नागराले हैं और महाअधिवक्ता एसएन गुप्ता भी इसमें शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कल कि यह दल अपनी रिपोर्ट 12 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करे। अदालत ने गुजरात सरकार के वन्य विभाग को आदेश दिया है कि वह जांच दल को सहयोग उपलब्ध कराएगा और सारे आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उपलब्ध कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जनहित याचिकाएं, इस मामले में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं और उन जनहित याचिकाओं में जो आरोप लगाए गए थे या जो तथ्य रखे गए थे वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लगाए गए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बहुत स्पष्ट रखा है कि जनहित याचिकाओं में लगाए गए आरोप समाचार पत्र, एनजीओज़ के द्वारा और सामाजिक सोशल मीडिया की रिपोर्टों पर आधारित है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरोप इतने व्यापक हैं कि स्वतंत्र रूप से इन फैक्ट्स के सत्यापन की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि यह जांच केवल एक फैक्ट फाइंडिंग प्रक्रिया होगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई तय करेगा। पूंजीपतियों में, इस देश के पूंजीपतियों में सबसे बड़ा नाम है रिलायंस समूह का। जो एशिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं वो है मुकेश अंबानी, जो इस रिलायंस समूह के मालिक हैं और वंतारा प्रोजेक्ट उनके बेटे के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस समूह का नाम विवादों से नया नहीं है। धीरू भाई अंबानी के समय से ही यह समूह अक्सर सत्ता और नीति निर्माण से गहरे संबंधों के कारण सुर्खियों में रहता आया है। ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है हैमिश मैकडोनाल्ड। उन्होंने 2010 में एक किताब लिखी, उसका शीर्षक है अंबानी एंड सन्स। रिलायंस ग्रुप द्वारा इस पुस्तक को इंडिया में सर्कुलेट होने और पब्लिक होने से रोकने का बड़ा प्रयास तब किया गया था। यह अद्भुत किताब है। जो कोई भी मनी पावर को इस देश में समझना चाहता है, किस प्रकार कॉरपोरेट्स, बड़े उद्योगपति पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज करने की सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। अंबानी एंड सन्स में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार धीरू भाई अंबानी के पक्ष में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उसके बड़े नेता पॉलिसीज़ तक चेंज कर देते थे। पुस्तक में लिखा है कि धीरू भाई's जीनियस lay not only in spotting business opportunities but also in ensuring that the rules of the game were tailored to suit Reliance.
धीरूभाई की प्रतिभा केवल व्यापारिक अवसरों को पहचानने में नहीं थी, बल्कि वह इस बात में भी थी कि खेल के नियमों को रिलायंस के अनुकूल चेंज कर दिया जाए। वंतारा परियोजना पर उठे सवाल भी इसी पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या नियमों को फिर से किसी विशेष परियोजना के हित में मोड़ा जा रहा है। एक स्थान पर इस बुक अंबानी एंड सन्स में लेखक ने लिखा है कि इन इंडियाज लाइसेंस परमिट राज मैनी कंपनीज स्टम्बल्ड बट रिलायंस थ्राइव्ड ऑफन बाय बेंडिंग रूल्स एंड समटाइम्स बाय रीराइटिंग देम। यानी भारत के लाइसेंस परमिट राज के दौर में जब कई कंपनियां बर्बाद हो गई नियमों के कारण, कठोर नियमों के कारण, तब रिलायंस ने अद्भुत प्रगति करी, क्योंकि नियमों को बदलने की उसमें सामर्थ्य थी। वो उस समय के सत्ताधीशों को मैनेज कर देता था। यह संदर्भ आज प्रासंगिक हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट यह जांच करवा रही है कि वंतारा में वन्य जीवों की खरीद फरोख्त और आयात निर्यात कानूनों का पालन हुआ भी या नहीं। मैं फिर एक बार रेफरेंस के लिए आपको बताना चाहूँगा, अंबानी एंड सन्स में यह भी दर्ज है कि रिलायंस हैड बिकम टू बिग फॉर एनी गवर्नमेंट टू एंटागोनाइज, इट्स फॉर्च्यून्स वेर इंटरवाइंड विद स्टेट्स इकोनॉमिक डेस्टिनी। रिलायंस इतना बड़ा हो गया था कि कोई भी सरकार उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसकी किस्मत देश की आर्थिक नीति के साथ जुड़ चुकी थी, और ये सच आज भी है। आज रिलायंस इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र में कोई बैठा हो, वो रिलायंस के हितों के खिलाफ जाने से बचता है। यह इतना प्रासंगिक कथन आज भी है जब रिलायंस का वंतारिक प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है और अदालत ने स्वयं जांच का जिम्मा उठा लिया है। गौरतलब है कि अंबानी और सन्स पुस्तक स्वयं भी विवादों में रही। भारत में इसके प्रकाशन के दौरान रिलायंस समूह की ओर से कानूनी दबाव की बातें सामने आई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि रिलायंस का इतिहास केवल एक कॉरपोरेट की कहानी नहीं है, एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि राजनीतिक और कानूनी प्रश्न भी इससे गुथे हुए हैं। यही कारण है कि पुस्तक का संदर्भ स्वाभाविक और आवश्यक है। मुकेश भाई अंबानी का प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी में है, उसकी निगरानी में है। अब शुरू होने जा रही है एसआईटी। तो दूसरी ओर अनिल अंबानी का हाल भी कम दिलचस्प इन दिनों नहीं है। और यहाँ पर दिल्ली के सत्ता गलियारों में जो इन दिनों कानाफूसियों का दौर चल रहा है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी या अंबानी समूह और अडानी समूह के बीच में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चली है, और इस वर्चस्व की लड़ाई के कारण उपराष्ट्रपति का जो 9 सितंबर को चुनाव होने जा रहा है, उसमें बड़ा खेला हो सकता है। पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक वीडियो आप देखिएगा उनके चैनल में, यूट्यूब चैनल में जाकर, जिसमें पुण्य प्रसून ऐसा दावा कर रहे हैं कि रिलायंस समूह बहुत सारे सांसदों के संपर्क में है और किसी बड़ा खेला करने के मूड में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि यकायकी केंद्रीय एजेंसियां मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी पर फिर मेहरबान हो गई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई उनकी कंपनियों के खातों की जांच फिर से करने लगी हैं। ईडी ने अपना लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है अनिल अंबानी के लिए कि वो देश छोड़कर भाग ना जाएं। और ये तब जबकि अनिल अंबानी प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो कर्जे हैं, जो उनके बैंक अकाउंट्स एनपीए हो चुके हैं, उनसे वो बाहर आ सकें। अचानक ही लेकिन अनिल अंबानी को फिर टारगेट में ले लिया गया है। एक वक्त था जब अनिल को मुकेश से ज़्यादा ग्लैमरस बिजनेसमैन कहा जाता था, लेकिन अब उनका नाम अधिकतर ईडी और सीबीआई की चार्जशीट या बैंक के एनपीए लिस्ट में आ रहा है। सवाल ये भी है कि जब रिलायंस पर उंगली उठती है तो छाया अडानी पर पड़ती है। दोनों ही औ से शुरू होते हैं और दोनों के ही नाम सत्ता की गलियों में समान भाव से इन दिनों गूंज रहे हैं। जब अडानी पर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक सवाल उठते हैं, तब आलोचक कहते हैं अडानी और अंबानी में फ़र्क क्या है? बस इतना फ़र्क है, एक का प्रोजेक्ट वंतारा के रेफरेंस में जंगल में है तो दूसरा बंदरगाह और कोयले में। यह तुलना शायद अतिशयोक्ति लगे, लेकिन इसमें सच्चाई भी है दोस्तों। यही वजह है कि वंतारा की जांच अब केवल हाथियों और हिरणों की कहानी नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि क्या भारत की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएं उन साम्राज्यों का हिसाब ले सकती हैं जो वर्षों से टू बिग टू फेल इतने बड़े हो चुके हैं कि असफल होना उनका संभव नहीं है, क्योंकि वो असफल होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ेगा। और ऐसा जैसा कि अंबानी और सन्स में लिखा गया है, रिलायंस हैज़ बिकम टू बिग फॉर एनी गवर्नमेंट टू एंटागोनाइज।
रिलायंस इतना बड़ा हो चुका है कि कोई भी सरकार उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर जो जोखिम उठाने की हिम्मत करती है जिसका आदेश उसने दिया है, या यह जांच भी सिर्फ कागजी जांच ही बनकर रह जाएगी। सवाल केवल यह नहीं है कि वनतारा वास्तव में एक वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है या यह एक बड़े उद्योगपति का विलास से जुड़ा है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत में कॉरपोरेट अब भी कानून और संस्थाओं से ऊपर हैं, जो आप और मैं जानते हैं कि सच है। कॉरपोरेट्स के ऊपर, बड़े कॉरपोरेट्स के ऊपर इस देश का कानून या कानून के लंबे हाथ पहुंच नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की यह जांच केवल वन्य जीवों के अवैध अधिग्रहण और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहेगी यदि ईमानदारी से हुई। और याद रखिएगा, यह भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती की भी परीक्षा होगी। बार बार ये चीज़ें सामने आती हैं। कई बार ऐसा हम पूर्व में देख चुके हैं कि एसआईटीज़ बनती हैं, बड़ी बड़ी जांचें होती हैं, ईडी और सीबीआई की जांच भी होती है, लेकिन जो ताकतवर हैं, जिनके हाथ में सत्ता की कमान है, यानी कि जो कॉरपोरेट्स हैं, वो किसी न किसी तरह से बच के निकल जाते हैं। तो अब ये देखना होगा इस सितंबर को जब ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट आएगी, उसके बाद न्यायालय क्या निर्णय लेता है। धन्यवाद।